हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। साथियों, आज हम समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में देखेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, यह एक विषय के रूप में उभर कर हमारे सामने किस प्रकार आया, क्या कारण थे कि समाजशास्त्र आज हमारे सामने है और इसको हम विज्ञान मान करके पढ़ते हैं। तो सबको हम देखते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं समाजशास्त्र का उद्भव। ठीक, तो देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। कुछ हमारे जो विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, जो फिलासफर हैं, उनका मानना है समाजशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। यह एक नया विज्ञान है। ठीक है, जैसे हमारे बीर स्ट्रीट कहते हैं, समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नवीन विज्ञान है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन या लंबा है। ठीक, तो और आगे जो कह रहे हैं, देखें, इससे संबंधित अवधारणाओं को विभिन्न कालों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे समय हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। देखिए, इसका आरंभिक इतिहास लगभग 100 वर्षों की उस अवधि से है जो 1750 से 1850 तक की है। ठीक है, 1750 से 1850 के बीच की जो अवधि है, वही समाजशास्त्र के उद्भव का समय है। इस अवधि को टीबी बाटोमोर ने उत्पन्न वर्ष कहा है। देखिए, हमारा जो ये समाजशास्त्र है, ठीक, हमारा जो ये समाजशास्त्र है, इसका जो उद्भव हमारा यूरोप महाद्वीप में हुआ है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में, और जो भी उद्भव हुआ था 18वीं शताब्दी में, उसे प्रबोधन युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो उस टाइम पीरियड था, ठीक है, 1750 से 1850 का ये टाइम पीरियड जो है, प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, वो हमारा यूरोप महाद्वीप में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे टीबी बाटोमोर का कहना है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। और आगे टीबी बाटोमोर का क्या है टीबी बाटोमोर ने समाजशास्त्र के उत्पत्ति एवं विकास के 4 चरण बताए हैं। तो ये कौन चरण हैं और इन चरणों में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, प्रथम चरण, इस चरण में प्राचीन यूनान के 2 विचारकों प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों को रखा गया है। हमारा जो ये प्रथम स्टेज है, ठीक, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें प्लेटो और अरस्तु को रखा गया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक और में तथा अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स एंड पॉलिटिक्स में तत्कालीन सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं से संबंधित चर्चाएं की। देखिए, हमारे प्लेटो और अरस्तु, ठीक है, प्लेटो द रिपब्लिक और अरस्तु जो है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स में, ये उस समय के सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया कि क्या कारण है कि समाज जो है परिवर्तित हो रहा है। उसमें देखिए, प्लेटो और अरस्तु, जिनमें पारिवारिक जीवन, प्रथा, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति आदि का वर्णन मिलता है। प्लेटो और अरस्तु जो उनकी बुकें थी, रिपब्लिक और इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने समाज के पारिवारिक जीवन, उनकी प्रथाएं, उनके रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किया। तो इसका अध्ययन करने का मतलब ये है कि हमारा जो समाजशास्त्र है, उसका अध्ययन कहीं न कहीं ये लोग शुरुआत कर दिए थे। भले ही वैज्ञानिक तरह से जो है अध्ययन करना नहीं शुरू किए थे, लेकिन ये कहीं न कहीं समाजशास्त्र की नींव रख दिए थे। और उसी समय देखिए, इसी चरण के अन्य विचारकों में लुक्रेशियस, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, मनु तथा कौटिल्य आदि, जिनकी रचना तथा विचारों ने आगे चलकर समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिए। देखिए, इन्हीं के विचारों को आगे समाजशास्त्र का रूप मिला। देखिए, हमारी जो दूसरी अवस्था है, ठीक है, हमारी जो दूसरी अवस्था है, यह 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। ठीक है, 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये हमारी दूसरी अवस्था है। तो इसमें क्या होता था फ्रेंड, इसमें जो भी सामाजिक समस्याएं घटती थी या जो भी सामाजिक समस्याएं होती थी, उसमें लोग दर्शन को देखते थे। ठीक है, कि ये जो कुछ हो रहा है ये दर्शन है, और एक और ये कल्पना करते थे। ठीक है, और इसका कारण भगवान या अलौकिक शक्ति को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच जो है जागरूकता आई और तर्क के आधार पर इन्होंने देखना शुरू किया। तो देखते हैं, 13वीं शताब्दी तक समाज व सामाजिक समस्याओं से संबंधित विचारों को एक और दर्शन तथा दूसरी ओर कल्पना के आधार पर अधिक विश्वास किया जाता था। देखिए, हमारे जो पहले जो सामाजिक समस्या थी,
ठीक है, जो सामाजिक घटनाएं होती थी तो उनको जो है एक वो दर्शन और दूसरी तरफ जो है कल्पना के आधार पर देखते थे। लेकिन देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन होने लगा। देखिए पहले समाज में होने वाली घटनाओं का कारण भगवान तथा अलौकिक शक्तियों को ही माना जाता था। लोगों को पास इतना ज्ञान नहीं था, तर्क के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं सोच सकते थे, तो ऐसा मानते थे कि इन जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं, तो इनके पीछे जो है भगवान है और अलौकिक शक्ति है। ठीक है, आगे चलते जैसे धर्म का सिद्धांत में हमारे मैक्स मूलर हो गए। ठीक, मैक्स मूलर जैसे हैं तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिए हैं। ठीक, और हमारे ये मैकियम मेरिट है, मानववाद का सिद्धांत दिए हैं। टायलर हैं, आत्मावाद के सिद्धांत दिए हैं। तो उसमें ये मतलब मानते थे कि जो धर्म है, जो धर्म है, जो कुछ भी घट रहा है उसको देख करके लोग मानते हैं कि आत्मा है। ये प्रकृतिवाद है, प्रकृति में मतलब ये प्रकृति भगवान मानते थे कि जब आंधी तूफान आती थी तो ऐसा लगता था, ये उनका मानना था कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं और ये पेड़ पौधों को जो है हिला रहे हैं। इस तरह की विचार थे पहले। फिर देखिए, किंतु अब धीरे धीरे प्रत्येक सामाजिक घटना के कार्य संबंधों को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे परिणाम क्या हुआ कि लोगों के बीच जागरूकता आई और वो जो भी घटनाएं घट रही थी, ठीक है, उसमें जो भी घटनाएं घट रही थी उनका जो है तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करने लगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा 16वीं शताब्दी में राज्य तथा समाज के बीच अंतर स्पष्ट करना आरंभ किया गया। ये समाज और राज्य और समाज में अंतर कहने का मतलब समाजशास्त्र की नींव पड़ चुकी है और समाजशास्त्र के बारे में धीरे धीरे जो है उसकी अध्ययन शुरू हो रहा है और समाजशास्त्र का नींव जो है पड़ रहा है। तो धीरे धीरे से एक तरह से मकान तैयार हो रहा है। मकान का मतलब हमारा समाजशास्त्र तैयार हो रहा है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उभर कर हमारे सामने आएगा। इस अवस्था के प्रमुख विचारकों में थॉमस एक्विनास तथा दांते आते हैं। हमारे पहले वाले में प्लेटो और अरस्तु हैं और दूसरे वाले में थॉमस एक्विनास और दांते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरी अवस्था। हम तीसरी अवस्था थर्ड स्टेज 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। चलिए आगे चलते हैं। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग शुरू हो चुका था। देखिए हमारे जो समाजशास्त्र का अध्ययन है, उद्भव है, प्रथम अवस्था से तीसरी अवस्था में आते आते वैज्ञानिक विधियों को लोग दूसरी में जो है पहले में कल्पना के आधार पर देखते थे, भगवान के आधार पर, अलौकिक शक्ति के आधार पर देखते थे सामाजिक घटनाओं को। लेकिन दूसरे में क्या हुआ, वो तर्क के आधार पर समाजशास्त्र को देखना शुरू कर दिए और तीसरी अवस्था में आते आते वो है वैज्ञानिकता को देखने लगे। वैज्ञानिक के आधार पर समाजशास्त्र की उत्पत्ति या समाजशास्त्र में जो घटनाएं घट रही हैं उसका अध्ययन करने लगे कि क्या कारण है इसके, क्या जो है ये कार्य हैं, किन कारणों से ऐसा हो रहा है, इनका जो है सब वैज्ञानिक दृष्टि से ये अध्ययन करने लगे। आगे चलते हैं। इसी काल में हाब्स, लॉक तथा रूसो ने समाज की उत्पत्ति है सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए हमारा जो तीसरा स्टेज है इसी में हमारे हाब्स, लॉक और रूसो, ठीक है, ये जो हमारे विचारक हैं उन्होंने इसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। और आगे देखिए सर थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन के सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया। हमारे एक विचारक थे सर थॉमस मोर। ठीक, ये जो था सर थॉमस मोर थे, इनकी एक पुस्तक थी यूटोपिया। ठीक, उन्होंने उसमें क्या था कि ये हमारे सर थॉमस मोर कुछ करते धरते नहीं थे। उनके घर वाले कहते थे कि तुम बैठे हो, निकम्मे हो, कुछ काम धाम नहीं करते, सारी दुनिया काम पे जा रही है। ठीक है, तो वो सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जो है सारी दुनिया भाग दौड़ कर रही है, हमारी तरह शांति से नहीं रह सकती, ऐसे कौन से रीजन है। तो उसमें इन्होंने जो है इन सब के दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक समस्याएं हुई और लोगों को समझने का प्रयास करने लगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग इकट्ठा नहीं हैं, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, अपना दौड़ भाग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने सर थॉमस मोर यूटोपिया की पुस्तक में इन सभी चीज़ों को उल्लेख किया हुआ है। आगे देखिए मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ, जीवात्मा के नियम में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया।
जो हमारे मॉन्टेस्क्यू थे उनका मानना था कि कहीं न कहीं भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये उन्होंने अपने तीसरी अवस्था में बताया और किस पुस्तक में बताया? द स्पिरिट ऑफ लॉ में, जीवात्मा के नियम में। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड। इसी काल में बीको ने अपनी पुस्तक द न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्य की पूर्ण व्याख्या की कि समाज में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उसके क्या उद्देश्य है, इन सब की बात हमारे बीको ने किया अपनी पुस्तक द न्यू साइंस में। फिर देखिए माल्थस माल्थस ने अपना जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो माल्थस की एक पुस्तक थी, ठीक फ्रेंड, माल्थस की जो एक पुस्तक थी एन इसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन ठीक है, एन इसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये जो इनकी पुस्तक है ये आई थी 1897 में, ठीक है। तो इस पुस्तक के बहुत सारे आलोचक थे, ठीक है, बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना किए। तो हमारे जो माल्थस हैं ये 6 बार इस पुस्तक के एडिशन किए, 6 बार इस पुस्तक में सुधार किए और जो भी आलोचक थे उनके आलोचकों का जवाब दिया। और ये देखिए इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है किस प्रकार से बढ़ती है। इनका कहने का मतलब जनसंख्या का सिद्धांत उन्होंने बताया कि हर 25 साल में जनसंख्या जो है बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है, अपने से दोगुनी। जैसे मान लीजिए जनसंख्या इसमें 2 लाख है, ठीक है, फिर ये 25 साल में जो है सीधा 2 से 4 लाख हो जाएगी, ठीक है, फिर 25 साल में 4 से 8 हो जाएगी, फिर 25 साल में 8 से 16 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है एक ज्योमेट्री की तरह बढ़ती है और हमारा जो ये खाद्यान्न है, ठीक है, उनकी बात करें तो वो बोलते हैं अंक गणती रूप में। ये वो जैसे 1 है तो 25 साल में जो है 2 हो जाएगा, फिर 25 साल में 3 हो जाएगा, फिर 25 साल में 4 होगा, इस तरह से। आगे एडम स्मिथ जो हमारे अर्थशास्त्री आर्थिक मनुष्य का विचार दिया, ठीक है, कि मनुष्य का जो है अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार हमारे एडम स्मिथ जी ने दिया। आगे चलते हैं, ठीक है। चौथी अवस्था की बात करते हैं हम, ठीक। चौथी अवस्था तो देखिए चौथी अवस्था में जो है इसमें जो है समाजशास्त्र का एक जो है वास्तविक विकास हुआ, ठीक है। तो देखिए इस अवस्था का प्रारंभ समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे के जन्म से माना जाता है। तो ऑगस्ट काम्टे हमारे सोशलॉजी के फादर हैं। इनका जन्म 1897 में हुआ था। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनके जन्म के समय से जो है समाजशास्त्र के उत्पत्ति को माना जाता है, ठीक है। देखिए यह समाज के विकास की वास्तविक अवस्था थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि समाजशास्त्र का वास्तविक रूप में किस अवस्था में जो है उदय हुआ, उत्पत्ति हुई, तो आप बताएंगे चौथी अवस्था में, ओके। इसी अवस्था में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए 2 परिस्थितियों का जन्म हुआ। तो 2 परिस्थितियों का जन्म हुआ। पहली परिस्थिति कौन सी थी, इसको देख लीजिए। पहली परिस्थिति हमारी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1750 से 1760 के बीच हुई। ये इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी यह 1750 से 1760 के बीच हुई। और जो फ्रांस की क्रांति थी वह सामाजिक क्रांति थी, यह 1789 में हुई। देखिए जब ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसमें जो है भौतिकता औद्योगिकता का एक तरह से हमारा विकास हुआ, ठीक है, भौतिकता का विकास हुआ, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, उत्पादन के तरीके में परिवर्तन आया, लोगों का जीवन जो है बदल गया, ठीक है, लोगों के जीने का ढंग बदल गया, लोगों के रहन सहन का ढंग बदल गया, लोगों का हर चीज़ के एक तरह से इन सब परिवर्तन हुए। और जो हमारी ये फ्रांस की क्रांति थी इसमें जो है वैचारिक परिवर्तन हुए, लोगों के विचारों में परिवर्तन हुए। उसमें के बड़े बड़े विचारक थे जो है पहले हमारे ये फ्रांस में इस तरह के विचार थे कि जो राजा होते हैं उनके अंदर दैवी शक्तियाँ होती है, उन्हें भगवान जो है ऊपर से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, ठीक। और सामंतवाद जो था उसमें सामंतवाद चल रहा था, सामंतवाद कुछ करता नहीं था। और जो है उसमें ये थे पुजारी लोग, वो भी कुछ करते नहीं थे, लेकिन जो है हमारे धन का काफ़ी
हिस्सा लेते थे। तो इन सब पर हमारे एक वीडियो बना हुआ है, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की सामाजिक क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पे आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। तो इन सब कारणों को देखें कि लोगों के परिवर्तन, भाई जो हमारे एक सेंट साइमन थे, उन्होंने देखा कि ये सब कौन से ऐसे कारण हैं कि इन सब में परिवर्तन हो गया। जो लोग साइकिल पे चल रहे थे आज वो टू व्हीलर पे आ गए, जो टू व्हीलर पे थे आज फोर व्हीलर पे आ गए। लोगों को सोचने, जो हमारी सामाजिक क्रांति, लोगों के सोचने का ढंग बदल गया। वो बेचारे बुजुर्ग थे, वो बैठे रहते थे और इन परिवर्तनों को देखते रहते थे। तो इन्होंने देखे, उन्होंने इस परिवर्तन को देखा, ठीक है। आगे इसे हम पढ़ेंगे। तो इस परिवर्तन को देखा तो वो सोचे कि हम इन सब परिवर्तनों का अध्ययन करें, और इन सब परिवर्तनों का अध्ययन करने पर हम वो एक सोशल बायोलॉजी, ठीक है, सामाजिक जीव विज्ञान नामक जो है विषय बनाना चाहते थे और इस पर अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन वो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने शिष्य जो है ऑगस्ट कॉम्ट को कहा कि ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब परिवर्तनों का हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट उनके विचारों का जो है आगे बढ़ाया। भाई अब गुरु करें और शिष्य न करें, ऑगस्ट कॉम्ट सोचें ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने समाज का अध्ययन करना शुरू कर दिया। देखिए, इन्हीं क्रांतियों के फलस्वरूप समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में आधारभूत परिवर्तन हुए। ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके द्वारा समाज की बदलती संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके, ठीक है। जो हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको वैज्ञानिक तरह से जो है वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करना चाहा। इस नवीन विज्ञान को साइमन ने सामाजिक जीव विज्ञान, सोशल बायोलॉजी नाम देना चाहते थे। अपने गुरु के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में सोशियोलॉजी नामक विज्ञान की रचना की। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी नाम का एक जो है हमारा विज्ञान बनाया, ठीक है। और सोशियोलॉजी को हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जिसे ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी नाम से पुकारा। ऑगस्ट कॉम्ट सबसे पहले सोशियोलॉजी को, ठीक है, सोशियोलॉजी को पहले सामाजिक भौतिकी कहा। लेकिन बेल्जियम के एक एडोल्फ क्वेटेलेट, ठीक है, एडोल्फ क्वेटेलेट एक विद्वान थे। इन्होंने सामाजिक भौतिकी के नाम से जो है अपना एक सिद्धांत दिया था और उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था। तो ये फिर हमारे ऑगस्ट कॉम्ट सामाजिक भौतिकी को न रख करके फिर क्या रख दिया, सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी 1838 में ही। फिर आगे देखते हैं, सोरोकिन ने समाजशास्त्र को N+1 विज्ञान माना है। फिर जॉर्ज सिमेल सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी नाम रखने का सुझाव दिया। हमारे जो जॉर्ज सिमेल थे वो कहते थे सोशियोलॉजी नहीं, बल्कि सोशियोलॉजी के स्थान पर हमें इथोलॉजी शब्द रखना चाहिए। ठीक है, इनका कहना था कि जो हमारा सोशियोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा सोशियोलॉजी है वह दो विभिन्न अवैध संतानों की विज्ञान है। तो सोशियोलॉजी हमारा सोशियोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग जानते ही हैं कि एक हमारा है सोशियस और दूसरा हमारा है लोगस। तो ये सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द रखना चाहते थे। इथोलॉजी का हिंदी में होता है फ्रेंड आचार शास्त्र, ठीक है। वो कहते थे समाज शास्त्र की जगह हम इसे आचार शास्त्र बनाएं, आचार शास्त्र इसका नाम रखें। तो आगे देखिए, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय विज्ञान बनाने का समय इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। और समाजशास्त्र का जो प्रथम प्रवक्ता थे, प्रथम प्रोफेसर थे, वह हमारे विलियम ग्राहम समनर को माना जाता है। आगे देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के शीर्षक से प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1977 जो आई थी नामक पुस्तक पहले की, समाजशास्त्र नाम से सबसे पहले पुस्तक किसने लिखा भाई, हर्बर्ट स्पेंसर। वो पुस्तक क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्ट को मानवता के धर्म का महान पुजारी माना जाता है और ऑगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। क्योंकि हमारे जो ऑगस्ट कॉम्ट थे, इनकी मृत्यु जो है, जन्म तो इनका 1857 को हुआ था, ठीक है, 1857 को, 19 जनवरी 1857 को, ठीक है, 19 जनवरी 1857। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 5 सितंबर 1798। इनका जन्म जो है 1798 और इनकी मृत्यु जो है 1857।
ठीक। और जब इनकी मृत्यु हुई थी इसी समय हमारे इमाइल दुर्खिम जो है इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो इसीलिए काम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। ठीक। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसी आधार पर हम जो है अगली वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।